नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान इतिहास हम पढ़ रहे थे और कछवाहा राजवंश पूरा पढ़ लिया था। आज हम राठौड़ राजवंश प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो राठौड़ राजवंश में हम तीन चार चीज़ें देखेंगे कि राठौड़ शब्द जो है, एक तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है और राष्ट्रकूट शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। राष्ट्रकूट एक दक्षिण भारत का राजवंश था जिसको हम जब पढ़ेंगे, भारतीय इतिहास पढ़ते पढ़ते जब आएंगे तो राष्ट्रकूट राजवंश पढ़ेंगे, वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। बताऊं मैं आपको, राठौड़ राजवंश का जो शासन क्षेत्र था वो हमारे राजपूताने का जो मारवाड़ वाला क्षेत्र है वहाँ पे था। और 13वीं सदी से इनका सॉरी 13वीं सदी से इनका शासन प्रारंभ होता है। मारवाड़ में 13वीं सदी से पहले प्रतिहारों का शासन हुआ करता था। कमध्वज और रणबंका जैसी उपाधियां ये राठौड़ शासक धारण करते थे। बड़ी महत्वपूर्ण उपाधियां हैं, ध्यान रखना। कमध्वज और रणबंका। राठौड़ आखिर कौन थे, ये एक बेसिक सा सवाल है कि आखिर इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से ये लोग आए। तो इसमें विद्यार्थियों मूल रूप से दो तीन सिद्धांत चलते हैं, जिसमें एक सिद्धांत तो ये है कि राठौड़ जो थे कन्नौज के गहड़वाल जो शासक थे उनसे उत्पन्न हुए थे। कन्नौज के घेड़वालों से उत्पन्न हुए थे, ऐसा माना जाता है। ऐसा मानने वाले जो मानते हैं उसके पीछे दो तीन सॉरी चार प्रमुख स्रोत हैं जो ऐसा मानते हैं कि राठौड़ जो थे वो कन्नौज के घेड़वालों के वंशज थे या घेड़वालों से उत्पन्न थे। ठीक है, उसमें मैं बताऊं आपको, एक तो हमारे मोहनों नैणसी आ जाते हैं, एक हमारे पृथ्वीराज राजसो आ जाता है, एक हमारे क्या नाम से जोधपुर राजरी ख्यात आ जाती है, और एक कर्नल जेम्स टोड आ जाते हैं। ठीक है, ये चारों का मानना है कि जो राठौड़ थे वो कन्नौज के जो शासक घेड़वाल शासक थे जयचंद जयचंद जो थे उनके बाद, जयचंद के बाद कन्नौज में जो शासक हुआ वो हरिश्चंद्र हुआ। और हरिश्चंद्र के बाद सॉरी हरिश्चंद्र के बाद सेतराम हुआ, और सेतराम का पुत्र था राव सिंहा। और राव सिंहा ने गहड़वाल से कन्नौज से आकर और यहाँ पे राठौड़ राजवंश की नींव डाली थी, है ना। तो ऐसी कहानी ये चार स्रोत हमको देते हैं। मगर बदायूं के जो राष्ट्रकूट थे उनसे उत्पन्न होना भी मानते हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा साहब, है ना। गौरीशंकर हीराचंद ओझा साहब बदायूं के राष्ट्रकूटों से उत्पन्न मानते हैं राठौड़ों को। ठीक है, वहीं भल्लराव ब्राह्मण की संतान माना दयालदास जी ने राठौड़ों को। ठीक है, भल्लराव ब्राह्मण की संतान माना। तो हम पहला जो मत है उस पर ज़्यादा एग्री होते हैं क्योंकि अधिक लोगों का मत है और काफ़ी सटीक मत बैठता है। ठीक है, तो इस बात को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विद्यार्थियों, और फिर हम जो है एक एक शासक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको बढ़िया तरीके से याद रखना है। यहाँ से सवाल पूछ लिया जाता है कि राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था, तो राव सिंहा था। और राव सिंहा कौन था, कन्नौज के घेड़वाल शासक जयचंद के बाद शासक बना हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के बाद शासक बना सेतराम, और सेतराम का पुत्र था राव सिंहा, और उस राव सिंहा ने और राठौड़ वंश की स्थापना की थी। ठीक है, अब ये कैसे की थी राठौड़ वंश की स्थापना, ये पूरी कहानी में सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये बात, बेसिक बातें जो हैं वो यहाँ पे बोर्ड पे हम लिपिबद्ध कर देते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं राठौड़ राजवंश और फिर आगे की कहानी हम समझेंगे। ठीक है, राठौड़ राजवंश, राठौड़ राजवंश। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं बताऊं आपको राठौड़ राजवंश के बारे में कि राठौड़ जो शब्द है ना, राठौड़ शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है सॉरी, जिसकी उत्पत्ति
जिसकी उत्पत्ति राष्ट्रकूट शब्द से हुई है, जिसकी उत्पत्ति राष्ट्रकूट शब्द से हुई है, जिसकी उत्पत्ति राष्ट्रकूट शब्द से हुई है। ठीक है, राष्ट्रकूट क्या था? दक्षिण भारत का एक राजवंश था। ठीक है, राष्ट्रकूट 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 दक्षिण भारत का एक राजवंश था। राष्ट्रकूट दक्षिण भारत का एक राजवंश था। ठीक है, राष्ट्रकूट दक्षिण भारत का एक राजवंश था। ठीक है, राष्ट्रकूट राठौड़ों का जो सॉरी राष्ट्रकूट तो दक्षिण भारत का एक राजवंश था। राष्ट्रकूट शब्द से उत्पत्ति हुई है किसकी? राठौड़ शब्द की। ठीक है, और राठौड़ों का जो शासन क्षेत्र था विद्यार्थियों, एक बेसिक बात मैं यहाँ पे बता देता हूँ। राठौड़ों का शासन क्षेत्र मारवाड़ है ना। और मारवाड़ में क्या क्या आते थे? मारवाड़ में आएंगे जोधपुर, पाली, मारवाड़ में जोधपुर, पाली, नागौर, जालोर ना, और बाड़मेर भी आप इसमें ले लेंगे। बाड़मेर और बीकानेर का कुछ हिस्सा भी आता है, आप लिखो तो लिख लो, बीकानेर का कुछ हिस्सा है ना। तो राठौड़ों का शासन क्षेत्र मारवाड़ रहा। ठीक है, अब मारवाड़ में भी कब? तो हम यहाँ पे लिखेंगे 13वीं सदी से पहले, 13वीं सदी से पहले मारवाड़ में प्रतिहारों का शासन था। ठीक है, और इसके बाद राठौड़ों का शासन प्रारंभ हुआ। राठौड़ों का शासन प्रारंभ हुआ। ठीक है, इसके बाद राठौड़ों का शासन प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो ये एक बेसिक बात थी। राठौड़ों की उपाधियां भी मिलती हैं, वो भी मैं यहाँ पे जो है लिखना चाहूंगा। रणबंका व कमध्वज है ना, राठौड़ों की उपाधि रणबंका, और एक मिलती है कमध्वज। ठीक है, रणबंका व कमध्वज, ये राठौड़ों की दो उपाधियां मिलती हैं। अब हम बात करें कि राठौड़ों की उत्पत्ति से संबंधित कौन कौन से मत चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अलग कलर के पेन से मैं एक हेडिंग डालता हूँ छोटी सी, राठौड़ों की उत्पत्ति संबंधी मत, है ना। राठौड़ों की उत्पत्ति संबंधी मत, राठौड़ों की उत्पत्ति संबंधी मत। ठीक है, तो कौन कौन से मत है मैंने आपको बोल के सुनाई दिए हैं। अब फिर से बोल के सुनाने का कोई औचित्य नहीं है, मैं बस यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ। ठीक है, तो पहला मत है कन्नौज के घेड़वालों से उत्पत्ति, है ना। कन्नौज के घेड़वालों की संतान मान लेते हैं कि संतान, है ना। इस मत के समर्थन में देखो, इस मत के समर्थक कौन कौन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। समर्थक में एक तो आ जाएंगे हमारे मुहणोत नैणसी साहब, एक कर्नल जेम्स टॉड,
कर्नल जेम्स टोड, इसके अलावा सॉरी पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, और एक आ जाएगा हमारे जोधपुर राजरी ख्यात। ठीक है, जोधपुर राजरी ख्यात। ठीक है, जोधपुर राजरी ख्यात, ये समझ में आ रहा होगा, हिंदी में ही तो लिखा है आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जोधपुर राजरी ख्यात। ठीक है, तो ये इन लोगों का क्या मानना था कि कन्नौज में गढ़वाल शासक जयचंद का शासन था। आपको पता ही होगा जयचंद, जिसको मोहम्मद गौरी ने 1194 में चंदावर के युद्ध में भी पराजित किया था, वही जयचंद। ठीक है, तो जयचंद के बाद जो शासक बने वो हरिश्चंद्र बने, और हरिश्चंद्र के बाद जो शासक बने वो थे सेतराम, और सेतराम के पुत्र थे राव सिंहा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कन्नौज में जयचंद गहेड़वाल का शासन था। इसके बाद क्रम से हरिश्चंद्र व सेतराम शासक बने। ठीक है, और सेतराम का पुत्र था राव सिंहा। ठीक है, सेतराम के पुत्र राव सिंहा थे। इस राव सिंहा ने ही मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की नींव डाली, राठौड़ राजवंश की स्थापना की। राठौड़ राजवंश की स्थापना की। ठीक है, ऐसा मत देते हैं हमारे नैन्सी टोड साहब, पृथ्वीराज रासो और जोधपुर राजरी ख्यात। ठीक है, तीनों में हमको ये मत देखने को मिलता है, चारों में ये मत देखने को मिलता है। बदायूं के जो राष्ट्रकूट थे उनसे उत्पन्न माना जी.एच. ओझा साहब ने। ठीक है, तो एक दूसरा मत हम दे देंगे यहाँ पे, राठौड़ों को बदायूं के राष्ट्रकूटों से उत्पन्न माना। किसने माना? जी.एच. ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ठीक है, जी.एच. ओझा साहब। ठीक है, जी.एच. ओझा साहब बड़े गजब के इतिहासकार हुए हैं जी.एच. ओझा साहब। यदि कोई मुझसे पूछे कि आप राजपूताने का कोई एक इतिहासकार चुनिए जिनसे आप सबसे अधिक प्रभावित हुए हों, तो मैं इस बंदे को चुनूंगा, जी.एच. ओझा साहब को। कमाल किया इन्होंने। कभी एक आधा घंटे इन पे क्लास लेंगे जी.एच. ओझा साहब पे। भल्लराव ब्राह्मण की संतान किसने माना? भल्लराव ब्राह्मण की संतान माना था हमारे जो है दयाल दास जी ने माना था ना। दयाल दास जी ने भल्लराव ब्राह्मण की संतान माना था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दयाल दास जी, सॉरी दयाल दास। ठीक है, दयाल दास जी ने माना। तो ये कुछ सिद्धांत चलते हैं राठौड़ों की उत्पत्ति से संबंधित जो आपको ध्यान रखने हैं। और अब हम आते हैं
कि आखिर इसकी स्थापना जो है कैसे हुई, राव सिंहा ने इसकी स्थापना की थी। वो कैसे की, राव सिंहा 1237 में इसकी स्थापना करेंगे और 1273 तक इनका शासनकाल रहेगा। वो सारी बात हम जानेंगे। आप इसको उतारें विद्यार्थियों, और मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या जो भी है, आपने इसका ले भी लिया होगा, साथ साथ में उतार भी लिया होगा। मैं इसको मिटा के और हम आते हैं राव सिंहा के ऊपर, और कैसे इसकी स्थापना होती है वो पूरी कहानी समझेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो विद्यार्थियों आप ये त्योहारों का सीजन चल रहा है और हमको यहाँ पे क्लास लेनी पड़ रही है। ठीक है, देखो मेरा ऐसा फंडा रहता है कि इन त्योहारों से और मैं कोई ज़्यादा प्रभावित नहीं होता हूँ, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि जब तक हम अपने आप में परिवर्तन ना करें तो त्योहार मनाने का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई मतलब नहीं रह जाता। अभी दिवाली मना रहे हैं लोग हर घर में, और मतलब हजारों रुपए के पटाखे फोड़े जाएंगे, हजारों रुपए का जो है मतलब दीपक में तेल डाल के और जलाया जाएगा। जबकि उजाला तो हमारे एक बल्ब से भी हो सकता है, 4 बल्बों से भी हो सकता है, 5 बल्ब लगा दो बढ़िया से, एक दीपक से ज़्यादा उजाला वो देंगे, दूर तक उजाला देंगे, कम खर्चे में और अधिक समय तक उजाला देंगे। लेकिन हमारी मानसिकता ऐसी बन गई है कि हमको दीपक जलाना ही है। अरे भाई, ये उस ज़माने में हुआ था, अब पता नहीं वो कितना सत्य है कितना असत्य है, लेकिन मान लो कि भाई प्रभु श्री राम आए थे, रावण के ऊपर विजय करके आए थे, और उस ज़माने में वो दीपक जलाए गए थे उनकी खुशी में। तो अब क्या है, अब हम क्यों उतना खर्चा कर रहे हैं? और यदि कोई भूखा आ जाए ना घर पे, तो उसके लिए इतनी सजावट नहीं होगी, जो कि वास्तविकता है। दीपक जलाने का मतलब यही था कि कोई भी आदमी यदि कोई रास्ते में होके जा रहा है तो उसको ठोकर लग के वो गिर ना जाए, इसलिए उसके उजाले खातिर दीपक जलाए थे। कोई भी भूखा व्यक्ति जा रहा है तो लाइट को देख के दूर से पता चल जाए कि वहां पे कोई घर है और वहां पे मुझे खाना मिल सकता है, इसलिए वो दीपक जलाए जाते थे। और चूंकि उस जमाने में लाइट नहीं थी, आज के ज़माने में लाइट है, तो हम क्यों दीपक में इतना ज़्यादा खर्चा करें कि एक क्षणिक समय के लिए, और हम इतना ज़्यादा खर्चा कर देते हैं। मान लो हमने 100 ग्राम तेल लिया, 100 ग्राम तेल को हमने 5 दीपकों में डाल के और जला दिया। 100 ग्राम तेल कितने रुपए का आता है, कितना खर्चा हुआ उसमें? उस खर्चे के बजाय आप एक लाइट लगाइए, और लाइट में आपको कितना सा खर्चा आएगा? वन टाइम खर्चा है, लॉन्ग टाइम आपके वो लाइट चलती रहेगी, 1 साल 2 साल 3 साल, 3 3 साल की गारंटी वाली लाइटें आती हैं, आपका कोई खर्चा ही नहीं होगा, एक बार खर्चा होगा 3 3 साल चलेंगी। तो क्यों फिर हम जो दीपकों में एक ऐसी परंपरा बनाएं, उसको क्यों बनाएं ऐसी परंपरा जो बहुत अधिक खर्चा करती है और कोई उसका उद्देश्य कुछ नहीं है? फिर हमने अपने आप में कोई परिवर्तन किया ही नहीं। हम अपने रावण पे हमने क्या विजय पाई क्या? तो फिर हम क्यों मना रहे हैं दशहरा, क्यों मना रहे हैं दिवाली? क्या हमारे घर में रोशनी हुई, क्या हमारे अंदर रोशनी हुई क्या? और दिवाली मना रहे हैं साहब, कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये एक अच्छी बात है कि आप कुछ अच्छा बना के खा लो, हर घर में कुछ अच्छा बना के खा रहे हैं। हम यदि ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे घर के छोटे बच्चे भी इधर उधर देखेंगे कि यार सबके घर में कुछ बन रहा है, हमारे क्यों नहीं? तो वो ठीक है कि आप अच्छा बना के खाइए, वो कम से कम इस शरीर को तो एक तृप्ति मिलेगी, और चूंकि इस शरीर में वो परमात्मा बैठा हुआ है, उसको भी तृप्ति मिलेगी यदि आप इस शरीर को अच्छा रखते हैं। तो इतना जरूर सार्थक है, इससे ज्यादा मुझे तो कोई सार्थकता लगती नहीं है। हाँ, यदि किसी ने अपने अंदर का रावण मार दिया हो तो वो मनाएगा दशहरा, अन्यथा तो कोई मतलब नहीं है। खैर चलो, अपने स्तर पे आप जो भी है, ये तो मेरे विचार थे, व्यक्तिगत विचार थे, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, और ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य भी नहीं है ना। चलो, आप राव सिंहा हेडिंग डाल दीजिए, राव सिंहा। ठीक है, राव सिंहा, इनका कार्यकाल भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो 1237 से और 1273 ईस्वी लिख देता हूँ। हुआ ये था कि ये जो राव सिंहा थे, सेतराम के पुत्र थे, कन्नौज के शासक सेतराम के पुत्र थे, और ये निकले थे हमारे पुष्कर से
और द्वारिका की यात्रा पर निकले थे। लेकिन पुष्कर में ही और भीनमाल के ब्राह्मणों पर मुस्लिमों का आक्रमण हुआ, मुस्लिम लुटेरों का। तो भीनमाल के ब्राह्मणों ने और राव सिंहा से प्रार्थना की, गुहार लगाई कि आप आइए और हमें इन मुस्लिम लुटेरों से निजात दिलवाइए। तो राव सिंहा ने भीनमाल के उन ब्राह्मणों को पुष्कर में और मुस्लिम लुटेरों से आज़ाद करवाया, मुस्लिम लुटेरों को मार भगाया। उसके बाद पाली के जो पालीवाल ब्राह्मण थे उनके आग्रह पर राव सिंहा ने और जो बाले छाके चौहान थे, बाले चाके चौहान उनको भी परास्त किया, बाले चाके चौहानों को परास्त किया। तो इस प्रकार ब्राह्मणों की इन्होंने, राव सिंह ने काफ़ी रक्षा की। तो ब्राह्मणों के जो मुखिया थे जसोधर, ब्राह्मणों के मुखिया जसोधर ने 1237 ईस्वी में राव सिंह को अपना जो है अपने जो क्षेत्र थे, पाली वाला क्षेत्र, उस अपना जो क्षेत्र था उसमें ब्राह्मणों का रक्षक घोषित कर दिया। क्योंकि इतने सारे ब्राह्मणों की जब इसने रक्षा की तो राव सिंह को ब्राह्मणों का रक्षक घोषित कर दिया। किसने? ब्राह्मणों के मुखिया जसोधर ने। ठीक है। अब ब्राह्मणों को जब रक्षक घोषित किया, मुखिया घोषित किया, तो राव सिंह ने पाली को ही अपना एक क्षेत्र बनाकर और वहां पे जो है राठौड़ वंश की जो है स्थापना कर दी। इस प्रकार से 1237 में और राव सिंह ने राठौड़ साम्राज्य की, राठौड़ वंश की स्थापना की। और जो बीठू अभिलेख है पाली से ही मिलता है, उससे यह जानकारी मिलती है कि 1273 में और इसका देहावसान हो जाता है। ठीक है। तो ये इस प्रकार से इसकी स्थापना अनायास ही हुई थी। इनका कोई शासन करने का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन परिस्थितियों के बस यह शासक बना। ठीक है। क्योंकि हीगल ने कहा है कि व्यक्ति परिस्थितियों का दास होता है और परिस्थितियां उसे दास बना देती है। अभी देखो, मैंने जो अभी बात बताई ना दिवाली मनाने को लेकर, तो ये परिस्थितियां हैं जिसके चलते मनुष्य दास बना हुआ है। लेकिन हमें परिस्थितियों का दास नहीं बनना है, तभी तो हम इंसान कहलाएंगे। वरना इंसान में जानवर में क्या ही फर्क रह जाएगा? कोई फर्क नहीं है भाई। इंसान को अपने कार्य करने का उद्देश्य पता नहीं होता कि वो क्यों कर रहा है। उसे धर्म का पता नहीं होता कि मेरा धर्म क्या है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ इस दुनिया में, और क्या करना था और क्या कर रहा हूँ। इन प्रश्नों का पता नहीं रहता जानवर को, लेकिन इंसान को रहता है। तो क्या हमें पता है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं और क्या कर रहे हैं? इन दो प्रश्नों का यदि पता है तो आप इंसान हैं, अन्यथा तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या है। ठीक है। चलो, खैर फिलोसफी की भाषा हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, इतिहास पढ़ रहे हैं, लेकिन कभी कभार मेरा आ जाता है क्योंकि रुचि है। सॉरी। तो राव सिंह के बारे में हम पढ़ें कि कन्नौज शासक, कन्नौज शासक कन्नौज शासक सेतराम के पुत्र, सेतराम के पुत्र राव सिंह, राव सिंह पुष्कर से, पुष्कर से द्वारिका की यात्रा पर निकलते हैं, यात्रा पर निकलते हैं। ठीक है। यात्रा पर निकलते हैं। सॉरी। पुष्कर में, पुष्कर में भीनमाल के ब्राह्मणों की, पुष्कर में भीनमाल के ब्राह्मणों की, ब्राह्मणों की रक्षा मुस्लिम लुटेरों से करते हैं, मुस्लिम लुटेरों से करते हैं। ठीक है। मुस्लिम लुटेरों से करते हैं। ठीक है।
और पालीवाल ब्राह्मणों के आग्रह पर और जो है उन जो बालेछा के जो चौहान थे उनको परास्त करते हैं। ठीक है, वो बात भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे पालीवाल ब्राह्मणों की या के आग्रह पर पालीवाल ब्राह्मणों के आग्रह पर बालेछा चौहानों को पराजित करते हैं, चौहानों को परास्त करते हैं। ठीक है, जब इस प्रकार से ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं तो जो ब्राह्मणों के मुखिया थे जसोधर, वो इनको ब्राह्मणों का रक्षक घोषित कर देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे उक्त कार्यों के कारण ब्राह्मणों के मुखिया जसोधर ने राव सिंहा को ब्राह्मणों का रक्षक नियुक्त किया। ठीक है, ब्राह्मणों का रक्षक नियुक्त किया। तब राव सिंहा ने पाली को अपना केंद्र बनाते हुए राठौड़ वंश की स्थापना की। ठीक है, राठौड़ वंश की स्थापना की। कब की बात है ये? 1237 की बात है ना, 1237 ईस्वी में। ये जो जसोधर जो ब्राह्मण था, इसने जो ये रक्षा का काम सौंपा था ना, ये सौंपा था 1237 में, है ना। तो 1237 में फिर इसने तुरंत जब काम सौंपा तो तुरंत इसने पाली के क्षेत्रों को और अपना जो प्रमुख शासन क्षेत्र बनाया और वहां पे राठौड़ वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, तो ये बात थी। इसकी मृत्यु होती है 1273 में। तो बीठू का जो लेख है पाली में पड़ता है, बीठू, है ना। मैं यहाँ पे लिखूं बीठू लेख, कहाँ पड़ता है? पाली में। बीठू लेख के अनुसार राव सिंहा ने 1273 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, तो 1273 तक शासन किया। ये सन ध्यान रखना, इसके बारे में जो है सन कई बार जो है पूछ ली जाती है कि राव सिंहा ने कब से कब तक शासन किया। मतलब 4 कथन देंगे, है ना। उन 4 कथनों में दे देंगे कि राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिंहा माना जाता है, राव सिंहा सेतराम का पुत्र था। दूसरी लाइन ये हो जाएगी। तीसरी लाइन ये हो जाएगी कि राव सिंहा ने ब्राह्मणों की रक्षा करके और अपना राजवंश प्रारंभ किया था। ये भी बात सही हो जाएगी। राव सिंहा ने 1237 से और 1263 तक शासन किया, तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि 1263 तक नहीं, 1273 तक किया था, है ना। इस प्रकार से 73, 63 या 1200 जगह 1100 रख दिया। इस प्रकार से सवाल को वो हैं लाइन को गलत करवा देते हैं। ठीक है, और फिर हमको ढूंढना रहता है उनमें से कि गलत क्या है सही क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो ये था हमारे राव सिंहा। यहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है 1273 में। और राव सिंहा के बाद जो हमारे शासक बनते हैं वो आसनाथ जी बनते हैं।
ठीक है। आसनाथ जी जो है 1273 से और 1291 तक फिर यहाँ पे राठौड़ वंश का शासन चलाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे दूसरा शासक लिखेंगे आसनाथ जी, आसनाथ जी, ठीक है। आसनाथ जी 1273 से और 1291 तक, ठीक है। 1273 से 1291 तक। देखो आसनाथ जी के संबंध में ज़्यादा कुछ नहीं है। राव सिंहा के बाद ये शासक बनते हैं आसनाथ जी, ठीक है। सॉरी, इनके पुत्री थे और गुहिलों से आसनाथ जी ने खेड़ क्षेत्र को छीना और उसे जो है अपनी राजधानी बनाया था इसने ना। खेड़ क्षेत्र जो है वर्तमान का जो बालोतरा वाला जो क्षेत्र है वो आता है ना, खेड़ क्षेत्र बालोतरा में पड़ता है। इसके अलावा गुहिलों व भीलों से, गुहिलों व भीलों से इन्होंने जो ईडर वाला क्षेत्र है वो भी इन्होंने छीना आसनाथ जी ने, और ईडर में और राठौड़ वंश की स्थापना करते हैं, ठीक है। और 1291 में जो है जलालुद्दीन खिलजी की सेना से लड़ते हुए और आसनाथ जी का देहांत हो जाता है, ठीक है। आसनाथ जी का देहांत हो जाता है। और इसके बाद जो है दूहड़ जी अगले शासक बनेंगे। तो आसनाथ जी के बारे में हम 2-3 बातें हैं उनको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि राव सिंहा के पुत्र थे, राव सिंहा के पुत्र थे, ठीक है, एक बात। और राव सिंहा के बाद शासक बने, ये तो हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार से आ ही जाएगा। दूसरी बात हम लिखेंगे कि आसनाथ जी ने, आसनाथ जी ने, आसनाथ जी ने गुहिलों से, गुहिलों से खेड़ क्षेत्र है ना, खेड़ क्षेत्र, खेड़ क्षेत्र आता है बालोतरा वाला ना, बालोतरा में पड़ता है। खेड़ क्षेत्र छीनकर, खेड़ क्षेत्र छीनकर इसे अपनी राजधानी बनाया, छीनकर इसे अपनी राजधानी बनाया, ठीक है, राजधानी बनाया, एक बात। दूसरी बात इसमें है कि ईडर को भी इन्होंने छीना था गुहिलों व भीलों से, है ना, गुहिलों व भीलों से ईडर छीनकर, ईडर छीनकर यहाँ पर राठौड़ वंश की स्थापना की, राठौड़ वंश की स्थापना की। ये सवाल पूछ सकते हैं कि ईडर में राठौड़ वंश की स्थापना किसने की, तो आपको ध्यान रखना है आसनाथ जी ने, ठीक है, आसनाथ जी ने की थी, ठीक है। इस प्रकार से आसनाथ जी ने और भी कई सारे प्रदेश जीते थे। कहते हैं कि 84 गांवों को जीतकर और अपना साम्राज्य यहाँ पर अपना शासन स्थापित किया था, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आसनाथ ने, आसनाथ ने 84 गांव जीते थे, अपने आसपास के जो है 84 गांव जीते थे। आखिरी बात मैं लिख देता हूँ 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी, है ना, जलालुद्दीन खिलजी, ये समझ में आ ही रहा होगा वैसे तो मैं, लेकिन थोड़ा ठीक लिख देता हूँ, ये आधा दे ये पूरा दे। जलालुद्दीन खिलजी की सेना से लड़ते हुए वीरगति पाई, वीरगति पाई। आपको पता ही होगा जलालुद्दीन खिलजी तुगलक वंश की, तुगलक वंश को समाप्त करके और 1290 में दिल्ली में शासक बनता है और खिलजी वंश की स्थापना करता है। 1296 में फिर इसी को मार के इसी का भतीजा व दामाद अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है, जो कि 1300 और 16 तक शासन करता है। वो सारी बात हम मध्यकाल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो विद्यार्थियों ये था हमारे आसनाथ जी और हमने राठौड़ राजवंश के बारे में पढ़ा। अब हम आगे जो है
दुहड़ जी को पढ़ते हैं। राव दुहड़ जी, इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। राव दुहड़ जी ने बस एक जो है राठौड़ों की कुल देवी मानी जाती है नागणेची माता, उसका मंदिर बनवाया था। ठीक है, नागाना बाड़मेर में वह मंदिर बनवाया था। और प्रतिहारों से लड़ते हुए करीब बताऊं मैं आपको 1309 में ये मारा जाता है। ठीक है, 1309 में मारा जाता है। उसके बाद राठौड़ों का इतिहास थोड़ा अंधकार में आता है और बहुत अधिक इनके बारे में जानकारी नहीं मिलती। उसके बाद हमको सीधा जानकारी मिलती है कि राव चूंडा जो शासन करते हैं 1394 में, वहाँ पर जाके और हमें राठौड़ों का इतिहास देखने को मिलता है। उससे पहले राव चूंडा के चाचा लगते थे मल्लीनाथ जी, वो शासन कर रहे थे मारवाड़ में। लेकिन मल्लीनाथ जी ने जब देखा कि राव चूंडा एक योग्य शासक ये योग्य हो गया है शासन करने के, तो अपने भतीजे के पक्ष में सिंहासन त्याग कर और मल्लीनाथ जी सिंहासन त्याग देते हैं और शासन किसको सौंप देते हैं, राव चूंडा को सौंप देते हैं, है ना। मल्लीनाथ जी जो राजस्थान में लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए, ये वही मल्लीनाथ जी हैं। ठीक है, और अब मल्लीनाथ जी के सहयोग से और चूंडा जो है मंडोर को किस प्रकार से राजधानी बनाएगा, वो पूरी कहानी हम समझेंगे। उससे पहले मैं आपको राव दुहड़ जी के बारे में एक लाइन बता के और सीधा आते हैं हम राव चूंडा के। और ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और राव चूंडा को पढ़ के और आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। ठीक है, तो विद्यार्थी पूरी कहानी आपको बढ़िया से समझ में आ रही होगी। और देखो, इसमें इतिहास में एक दूसरे को कनेक्ट करके जब हम पढ़ते हैं ना, तो ही चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है, तो आप बढ़िया से इसको इस प्रकार से कनेक्ट करते हुए चलें कि इस समय कौन कहाँ का शासक था, है ना। तब जाके चीज़ें पूरी बढ़िया से समझ में आएगी। इस समय पढ़ रहे हैं हम तो इस समय जैसे हम गुहिल पढ़ के आए, तो गुहिलों में कौन था, है ना। गुहिलों में कोई शासक था तो आपको याद होना चाहिए गुहिलों में इस समय कौन था। फिर आप अगला शासक अगला देखो कि जो है, जैसे हमने कछवाहा पढ़े तो कछवाहा में कौन था, है ना। ऐसे याद रखोगे तो चीज़ें बढ़िया से याद हो जाएंगी। राव दुहड़ जी, दुहड़ जी 1291 से और 1309 ईस्वी। ठीक है, तो इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, एक मैं सीधी सी बात लिख देता हूँ। राठौड़ों की कुल देवी, राठौड़ों की कुल देवी नागणेची माता, नागणेची माता का मंदिर बनवाया। ठीक है, नागणेची माता का मंदिर बनवाया और 1309 में प्रतिहारों से लड़ते मारे गए। 1309 में प्रतिहारों से लड़ते हुए शहीद लिख देते हैं, शहीद हुए। ठीक है, इसके बाद जो है इनका इनके शासकों का काल कोई स्पष्ट नहीं मिलता। ठीक है, मैं सीधा लिखता हूं, राव चूंडा पे हम आते हैं। ठीक है, राव चूंडा, राव चूंडा जिनका शासनकाल रहता है 1394 से, और इनका शासनकाल रहता है करीब राव चूंडा का 1433 तक रहता है ना। 1433 नहीं, 23 तक रहता है, सॉरी। राव चूंडा 1394 से 1423 तक रहता है। ठीक है, 1423 तक रहता है। ठीक है, ये ठीक है। राव चूंडा, देखो मल्लीनाथ जी इससे पहले शासक थे मल्लीनाथ जी। ठीक है, मल्लीनाथ जी के लालन पालन में ही, के संरक्षण में ही और राव चूंडा का लालन पालन हुआ था। ठीक है, और फिर जब चूंडा योग्य हुए तो मल्लीनाथ जी ने इनके पक्ष में सिंहासन त्याग दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। उसके बाद की कहानी भी मैं आपको बताऊं तो जब राव चूंडा ने शासन सत्ता संभाली मारवाड़ की, तो उस समय मंडोर जो था वो इंदा प्रतिहारों की एक शाखा थी इंदा, तो इंदा प्रतिहारों के अधीन था। लेकिन इंदा प्रतिहारों से मालवा के सुल्तानों ने और मंडोर छीन लिया था।
तो इंदा प्रतिहार गए चूंडा के पास कि हमें जो है हमारा मंडोर दिलवाइए मालवा के सुल्तानों से। तो राव चूंडा अपने चाचा मल्लीनाथ जी के सहयोग से और इंदा प्रतिहारों की सहायता करते हैं और वो जाते हैं मालवा के सुल्तानों के विरुद्ध लड़ने के लिए और उनसे उनको पराजित करते हैं और मंडोर आज़ाद करवा लेते हैं और इंदा प्रतिहारों को सौंप देते हैं। तब जाके इंदा प्रतिहारों ने और राव चूंडा से खुश होकर अपनी राजकुमारी का विवाह राव चूंडा से किया और मंडोर को दहेज के रूप में राव चूंडा को सौंप दिया। तब राव चूंडा ने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, तो इस प्रकार के जो है बात हमें यहाँ पे राव चूंडा से संबंधित देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये बात को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विद्यार्थियों, और फिर आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि चूंडा से पहले राठौड़ शासक मल्लीनाथ जी थे, जो राजपुताने में लोक देवता के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं, है ना, लोक देवता के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं। ठीक है, हम लिखेंगे कि चूंडा का लालन पालन इन्हीं के संरक्षण में हुआ। ठीक है, जब चूंडा योग्य हुए तो मल्लीनाथ जी ने चूंडा के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया। चूंडा के पक्ष में सिंहासन त्याग कर चूंडा को राठौड़ शासक बनाया। ठीक है, तो ये पूछते हैं, बहुत बार पूछते हैं। ठीक है, अब इस समय जो है मंडोर पर हम लिखेंगे, इस समय मंडोर पर प्रतिहारों की इंदा शाखा का शासन था, मगर मालवा के सुल्तानों ने मंडोर पर अधिकार कर लिया था। मंडोर पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, इंदा प्रतिहारों के आग्रह पर राव चूंडा ने मल्लीनाथ के सहयोग से मंडोर को आजाद करवाया। ठीक है, मतलब मालवा के सुल्तानों से आजाद करवा लिया, किसके कहने पर? इंदा प्रतिहारों के आग्रह पर। और किनकी सहायता से? मल्लीनाथ की सहायता से। ये पूछते हैं सवाल, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लगा देना इसको। ठीक है, ये फैक्ट को आप जो है, वैसे तो
मैं जो लिखता हूँ वो इम्पोर्टेंट ही लिखता हूँ, लेकिन फिर भी आप इसको विशेष रूप से ध्यान रखोगे। जब ये काम मंडोर के प्रतिहारों के लिए किया राव चूंडा ने, तो इंदा प्रतिहारों ने खुश होकर और चूंडा की शादी करवा दी, है ना। तो हम लिखेंगे इंदा प्रतिहारों ने खुश होकर, इंदा प्रतिहारों ने खुश होकर राव चूंडा के साथ अपनी राजकुमारी का विवाह किया, अपनी राजकुमारी का विवाह किया, अपनी राजकुमारी का विवाह किया, ठीक है। अपनी राजकुमारी का विवाह किया। वे मंडोर दहेज में दिया, वे मंडोर दहेज में दिया, जिसे जिसे राव चूंडा ने अपनी राजधानी बनाया, जिसे राव चूंडा ने अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। तो ये राव चूंडा ने, मतलब मंडोर को अपनी राजधानी किसने बनाया, तो राव चूंडा ने बनाया। ये सवाल भी काफ़ी बार पूछा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो, राव चूंडा ने अपने भाई जय सिंह से फलौदी छीना और जलाल खां से नागौर छीना और इस प्रकार से साम्राज्य का विस्तार किया, ठीक है। ये बात मैं यहाँ पे लिखूंगा। चूंडा की एक पत्नी चांद कंवर भी थी, जिसने जोधपुर में एक बावड़ी का निर्माण करवाया, जो जोधपुर की चांद बावड़ी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। और चूंडा ने नागौर में चुंडासर तालाब का भी निर्माण करवाया था। ये बात भी हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ही मैं लिखता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ आगे, है ना। आप तो इसके नीचे लिखना, मैं क्या थोड़ी जगह है तो यहाँ पे लिख रहा, हाँ चलो यहीं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। चूंडा ने अपने भाई जय सिंह से फलौदी छीना, फलौदी व जलाल खां से नागौर छीना, ठीक है, नागौर छीना, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अब ये तो हुई साम्राज्य विस्तार की बात, और वैसे ही, ठीक है। अब मैं चूंडा के बारे में कुछ विशिष्ट बातें बता देता हूँ। जैसे चूंडा को एक तो मारवाड़ में सामंती व्यवस्था का जनक माना जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक लाइन, चूंडा को मारवाड़ में सामंती व्यवस्था का जनक माना जाता है ना। चूंडा को मारवाड़ में सामंती व्यवस्था का जनक माना जाता है, ठीक है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, बहुत बार पूछा जाता है ये सवाल। इसके अलावा मैं बात करूं तो चूंडा की पत्नी चांद कंवर, यहाँ पे लिख देता हूं, चूंडा की पत्नी चांद कुंवरी ने जोधपुर में, JDR लिख रहा हूं, जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था, ठीक है। वैसे चांद बावड़ी, जो फेमस चांद बावड़ी है, वो हमारे दौसा जिले में है, हमारे घर से बिल्कुल 7-8 किलोमीटर, 8-10 किलोमीटर दूर है बस, ठीक है। तो दौसा जिले की चांद बावड़ी के बारे में आपको बहुत जल्द एक बेहतरीन वीडियो देखने को मिलेगा, जो मैं वहाँ पे जाके उसको शूट करूँगा बढ़िया तरीके से, उसकी सीढ़ियों को दिखाऊंगा, उसका पूरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको दिखाऊंगा, बाहर भीतर का क्या कंडीशन है, किसने बनवाया, ये सब कुछ आपको कल या परसों में ही एक वीडियो देखने को मिलेगा, ठीक है। उस वीडियो को जम के आप बढ़िया तरीके से देखना और जम के शेयर करना, ठीक है। यह आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी रहेगी। मैं आपको शेयर करने के लिए शायद कभी नहीं बोला कि आप है जो शेयर कीजिए, पहली बार किसी वीडियो को शेयर करने के लिए बोल रहा हूँ,
ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। चूंडा ने नागौर में चूंडासर तालाब भी बनवाया था, ये भी बात ध्यान रखना। चूंडा ने नागौर में चूंडासर तालाब बनवाया। ठीक है, चूंडा ने नागौर में चूंडासर तालाब बनवाया, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और 1423 में और भाटियों के साथ लड़ते हुए जो है इसकी मृत्यु हो जाती है चूंडा की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रेड कलर से लिख देता हूँ मृत्यु। चूंडा की मृत्यु कैसे होती है? 1423 में भाटियों से लड़ते हुए। भाटियों व मुस्लिमों दोनों को आप ले सकते हैं, भाटियों व मुस्लिमों से लड़ते हुए। ठीक है, भाटियों व मुस्लिमों से लड़ते हुए। ठीक है, और इसके बाद का जो इतिहास है वो हम देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।